केस लगभग 3-4 साल चला ये। और जब ऑर्डर आया तो आईबीए जो एक लीगल आइडेंटिटी नहीं है, उनके अपने सर्कुलर के तहत उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक्स पार्टी स्टे ले लिया। इसमें मिस्टर आर के जैन एक बहुत एक्टिविस्ट रहे, आरटीआई एक्टिविस्ट दिल्ली के। उनकी अब कुछ कोरोना काल में मृत्यु हो गई, तो वो इस केस को लीड कर रहे थे। और इसमें दूसरे जो इंफॉर्मेशन सीकर थे वो ईटा बोस थे, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बिकॉज वो लखनऊ से थे तो दिल्ली में उनको आना संभव नहीं हो रहा था। तो आई यूज टू रिप्रेजेंट हर इन दी सीआईसी। तो जैन साहब ने ये ऑर्डर निकाल लिया सीआईसी से। 2017 का केस है। आईबीए को एक स्टे मिला, एक्स पार्टी स्टे 2017 में, और अब 2021 आ रहा है, वो स्टे अभी ऐसे का ऐसे खड़ा है। और आईबीए पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक अनरजिस्टर्ड इलीगल आइडेंटिटी होते हुए, और जो जिसका जो सारा पैसा वैसा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही देते हैं, उनके मेंबर ही देते हैं, वो अपने आप को पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने से कतराती है, क्योंकि फिर उसकी सारी पारदर्शिता देखनी पड़ती है और उसको जवाबदेही करनी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और गवर्नमेंट जितने भी काम बैंकों से कराती है वो वाया आईबीए। इवन वेज रिवीजन जो पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी आईबीए के थ्रू ही होता है। जो लोग बैंकिंग के थोड़ा सा संपर्क में हैं वो ये जानते होंगे कि लगभग 10 द्विपक्षीय समझौते इन्होंने किए हैं, और ये अपने आप को एक इलीगल बॉडी डिक्लेयर करते हैं। तो आज का जो विषय है कि सीआईसी के ऑर्डर पे स्टे दिल्ली हाई कोर्ट ने, और वो भी एक्स पार्टी, हमारे को सुने बगैर एक्स पार्टी स्टे दिया, और 4 साल से वो एक्स पार्टी स्टे अभी भी वहीं खड़ा है। और 2 साल तो ऑफ कोर्स, 1.5-2 साल तो कोरोना काल में ही निकल गए, और फिर जैन साहब की किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो हम इस माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे, हमने एडवोकेट से भी बात करी है कि स्टे को वकेट कराने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो भी पैनल में हमें कोई गाइड करे, तो क्योंकि वो अब जैन साहब ना होने की वजह से हमारी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। तो इस फोरम के तहत मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मुझे गाइड करना चाहें इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और ऐसे कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट फंड नहीं करती, बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, वो उसके मेंबर बने हुए हैं, और उनकी जो पैसा है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही जाता है। तो वो पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं होंगे? जब बैंक पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी है, तो आईबीए एक प्ली लेती है कि मेरे कुछ फॉरेन बैंक्स भी मेंबर है, तो इसलिए मैं पब्लिक अथॉरिटी नहीं। बट सब्सटेंशियल फंडिंग जो है आईबीए की, जो कि काफी इसमें हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि जहां सब्सटेंशियल फंडिंग है वो पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर होना चाहिए। पर फिर भी ये लगभग आप देख लीजिए, 2005 का आरटीआई एक्ट है, हम 21 में बैठे हैं, 16 साल में एक जो वित्तीय संस्था उनको कंट्रोल कर चैन घोष चौधरी।
यस सर, सर आई विल परमिट हिम। हमारे बीच आदरणीय आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। शिवानंद जी ने मुझे भी इस विषय में अपना पक्ष रखने के लिए आदेशित किया था, तदनुसार मैं भी कुछ बातें इस विषय में कहना चाहूंगा कि आज का जो विषय है कि माननीय आयोगों के आदेश के विरुद्ध जिस तरह से हाई कोर्ट्स रिट इंटरटेन कर रही हैं, वो कहाँ तक सही है या कि गलत है। तो इस विषय में मेरा मत ये है कि हाई कोर्ट अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। हाई कोर्ट जिस तरह से हर रिट को ट्रीट करती है, उस तरह से इस आदेश को नहीं ट्रीट कर सकती, क्योंकि सेकंड अपील के बाद आप यहाँ पे थर्ड अपील नहीं है, सेकंड अपील के बाद तीसरी अपील परमिशेबल नहीं है। तो हाई कोर्ट एक अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। हाई कोर्ट रिट में निश्चित तौर पे अगर आयोग का कोई निर्णय ऐसा है जिसपे ज्यूरिसडिक्शन का एरर हो, कहीं आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके निर्णय दिया हो, आयोग ने नेचुरल जस्टिस को फॉलो न किया हो, कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, विधि का कोई सारवान प्रश्न हो, अगर इस तरह की चीजें किसी आदेश में परिलक्षित होती हैं, तो न्यायालय को सिर्फ इसी तरह के मामलों को इंटरटेन करना चाहिए और उसमें फर्दर कार्रवाइयां जो स्टे है या कि जो भी निर्णय करना हो न्यायालय कर सकती है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ अपील कि आप कोई भी डिसीजन हुआ आयोग की तरफ से, किसी भी मामले में पेनाल्टी लगी, आप सीधे हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने मामले को में स्टे दे दिया, नोटिस इशू कर दिया, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट इस तरह के मामलों के लिए अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपीली अधिकारी नहीं है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पहला विषय, दूसरा जब जुरिसडिक्शन का एरर हो, क्षेत्राधिकार के बाहर जाके कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया हो, और तीसरा जब नेचुरल जस्टिस को फॉलो अप न किया हो, भाई सुनवाई का अवसर न दिया हो, इस तरह का अगर कोई केस आता है तभी कोर्ट को इसमें स्टे करना चाहिए या कि सुनवाई के मामले को इंटरटेन करना चाहिए। फिर इसके बाद विषय उठता है, सर ने भी अभी खन्ना सर ने भी पॉइंट आउट किया कि 4-4 साल तक मामले पेंडिंग है, उसमें स्टे दे दिया गया है, जबकि 226(3) आप अगर देखें तो उसमें स्पष्ट है कि अगर किसी मामले पे स्टे हुआ और अपीलिकांट ने जिसके खिलाफ स्टे हो गया या जिस आदेश को स्टे हो गया उस पे दूसरे पक्ष ने एप्लीकेशन लगाई, अगर एक्स पार्टी स्टे है, दूसरे पक्ष ने एप्लीकेशन लगाई वेकेटिंग स्टे की, तो उसको 2 सप्ताह के अंदर आपको सुनना पड़ता है। तो वो चीजें होते हुए भी मामलों पे स्टे हो जाता है और साल के साल, सालों साल मुकदमे पेंडिंग है। तो ये जो प्रक्रियाएं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस समय प्रचलन में है, उससे मैं सहमत नहीं हूं और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इतना मेरा कहना है। बाकी मैं अब खन्ना सर ने, सर किसके लिए आप जुड़े हुए हैं क्या सर? चौधरी जी, चौधरी सर जुड़े हैं क्या? हाँ जी, ये चौधरी जी का हाथ उन्होंने रखा हुआ है। ये चैन घोष चौधरी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। चौधरी साहब, चौधरी साहब जी, हमें लगता है कि अभी कार्यक्रम में अपन प्रश्न उत्तर अपन लेंगे, लास्ट में लेंगे। और शिवानंद सर खन्ना सर ने चौधरी सर को आमंत्रित किया है, उनके 5 मिनट सर आप भी जी चौधरी जी बताएं। हाँ, नमस्कार सर, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को अभिनंदन। और मैं ये कहना चाहता था कि इस पर जो किस तरह से हाई कोर्ट को स्टे की या इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसका डिस्पोजल करना चाहिए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश आ चुके हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कभी भी एक्स पार्टी स्टे नहीं देना चाहिए, और अगर एक्स पार्टी देना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर जरूरी है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो पार्टी स्टे ले लेती है, और जनरली पब्लिक अथॉरिटी ही आरटीआई में स्टे लेती है। मैं आपको एक केस का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें एक लड़की है, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की और उसके बाद उसकी ना इंक्वायरी हुई, और जिसकी कंप्लेंट की उसका प्रमोशन हो गया। इसको बड़ा एम्प्लॉयर ने हैरेस किया। अल्टीमेटली हर हस्बैंड फाइल्ड एन आरटीआई, और 2000 मेरे ख्याल से 18 में श्रीधर आचार्य जी का बहुत बढ़िया ऑर्डर आया, 1 लाख रुपए का कंपनसेशन और 25,000 पेनल्टी, और ये कहा कि इसको इंक्वायरी की रिपोर्ट वगैरह सब दीजिए। ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ये एक पब्लिक सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में।
ये हाईकोर्ट चली गई, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने एंटरटेन कर लिया, एक्स पार्टी स्टे दे दिया। अब वो लोग जो है, वो जो एप्लीकेंट है वो बंगाल के हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि दिल्ली में आके परसू करें, वो आज तक स्टे चल रहा है। तो ये जो स्टे का जो पर्पस है वो तो डिफीट हो गया। अब हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने तो एक आम आदमी के लिए क्या रेमेडी है, मेरे समझ से इस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद हेलो चौधरी जी। जैसा मैं शिवानंद जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब पेनाल्टी के अगेंस्ट कोई लोक सेवक हाई कोर्ट जाता है और माननीय न्यायालय उस पर स्टे देती है, तो इस बात का पता नहीं क्यों ध्यान नहीं रखा जाता कि इररिपेरेबल लॉस किसको होना है। अगर मान लीजिए किसी लोक सेवक ने 25,000 या 20,000 जमा ही कर दिए, तो उससे कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो जाना है कि उनको इररिपेरेबल लॉस हो गया। आप 25,000 रुपए खर्च करके वकील आपने प्रेजेंट कर दिया, तो आप 20,000, 5,000, 10,000 जो जुर्माना है उसकी रकम आप क्यों नहीं जमा कर सकते। अगर मान लीजिए आप अगर मुकदमा जीतते हैं तो सारी चीजें आपको लौट आएंगी। तो इस तरह की चीजों को भी माननीय न्यायालय को देखना होगा कि रिपेबल लॉस जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि स्टे देने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अपूरणीय क्षति कहाँ होने वाली है, वो चीजें भी माननीय न्यायालय को देख के ही इस तरह के मामलों में स्टे देना चाहिए। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि एज ए मैटर ऑफ अपील अपीलेट कोर्ट की तरह माननीय उच्च न्यायालय से इस तरह की रिट पिटीशंस में नोटिस हो रही है, स्टे हो रही हैं, तो वो दुखद स्थिति है। आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी। जी 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 मैं आत्मदीप सर को इसमें अब आगे इनवाइट करूंगा कि वो स्वयं भी पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और अपने कार्यकाल में बहुत ही धमाकेदार उन्होंने निर्णय दिए हैं, जिसमें से धारा 4 के प्रावधान लागू करवाना, विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने दिए। उनके केसेस को भी काफ़ी हद तक चैलेंज किया गया कोर्ट वगैरह में, तो उनके भी अनुभव काफ़ी हैं। फिर उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं भी इस तरह से अपने सूचना आयोग में की, कई बार उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो हम आत्मदीप सर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे कि वो अपने अनुभव शेयर करें और इसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे इसको डील किया जाए। आत्मदीप सर स्वागत है आपका, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार आप सभी को, और साथ में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको। आज के वेबिनार का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। आरटीआई और न्यायपालिका से जुड़ा यह मसला, इसमें चर्चा के दौरान कई ऐसे बिंदु उभर के सामने आएंगे